देशराज सिंह, बच्चे तो बहुत ही कम है, तो नाम पूछ लेते हैं। नाम कैसे पूछ लें? आप सभी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? कब हो रहा है एनडीए का पेपर? ये तो हो गया, अब कब होगा? जून ये तो बहुत समय, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है? फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। This first chapter is units and measurement. This is the first chapter, units and measurement. पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें लिखेंगे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, physical quantity of a material, physical quantity of a material or a system, is a property that can be, बहुत बढ़िया, that can be quantified through measurement. यानी क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी पदार्थ या निकाय की, हिंदी माध्यम से है कोई? कौन है हिंदी माध्यम से? 1 2 3 4 5। किसी भी पदार्थ या निकाय की का वह गुण जो मात्रा के रूप में नापा जा सके, क्या है? भौतिक राशि है। यानी क्या है यह? वह गुण जो मात्रा के रूप में मापा जा सके, और जिसे आप मात्रा के रूप में नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं है। सिंपल सी बात। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या इसको आप माप सकते हैं मात्रा के रूप में? नहीं, भौतिक राशि नहीं। आई लव यू, हाउ मच यू लव मी, व्हाट इज द मेजरमेंट? देयर इज नो मेजरमेंट, इट इज नॉट अ फिजिकल। तो ये सारी चीजें जो आप नहीं माप सकते वो विज्ञान के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी, वो फिजिकल साइंस से, भौतिक विज्ञान से बाहर हो जाएंगे, मनोविज्ञान में आ जाएंगे, लेकिन फिजिकल साइंसेस से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात आई मेजरमेंट। तो क्या लिखेंगे हम? मेजरमेंट, यानी कि मापन। क्या है? बहुत बढ़िया, ये लिख लिया सबने? तो आगे ये लिख लिया, हिंदी में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बाद लिखेंगे मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट, अब इसमें क्या करते हैं? अब अगर आपने किसी चीज को नापना है तो नापने के लिए हमारे पास उसका कोई एक स्टैंडर्ड हो,
ये स्टैंडर्ड प्रकृति में नहीं होते। देखिए विज्ञान की भाषा गणित है, गणित प्रकृति में नहीं है, गणित यहाँ है। यदि हम चाहते तो हमें 10 तक की 9 तक की गिनतियों की आवश्यकता नहीं थी, हम 3 से भी काम चला लेते हैं। डिजिटल में कितने से काम चलाते हैं? 2 से, 0 एंड 1, सारा काम 0 एंड 1 में चला। तो विज्ञान की भाषा क्या है? गणित। और गणित कहाँ पर है? प्रकृति में नहीं है गणित। ये तो हमने बना लिया, 1 मीटर मतलब इतना, 2 मीटर मतलब इतना। तो ये जो स्टैंडर्ड है जिससे कि हम नापेंगे, वो कोई प्रकृति में नहीं है, ये हमने आपस में ही तय कर लिया है वैज्ञानिकों ने मिलकर कि 1 मीटर मतलब इतना, 1 किलोग्राम मतलब इतना। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो इसकी क्या कहलाएगी? यूनिट। वो कहलाएगी इसकी इकाई। तो लिखें, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ measurement is the process of comparing the physical quantity, comparing तुलना करना। measurement is the process of comparing the physical quantity with certain internationally accepted CERTAIN internationally accepted standard called unit. Measurement is the process of comparing the physical quantity with certain internationally accepted standard called unit. इसी स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट। फुल स्टॉप। इन मेजरमेंट numerical value is assigned to the quantity to be measured. In measurement, numerical value is assigned to the quantity to be measured. तभी तो कहोगे कि नाप लिया। To the quantity to be measured, MEASURED। भाई इतने किलोग्राम है, इतने मीटर है, तभी तो कहोगे कि ये नाप दी। समझ बात नहीं आ रही? ये बात समझ आ गई? यानी मेजरमेंट प्रक्रिया है जिसमें आप किसी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत स्टैंडर्ड या मानक के साथ तुलना करते हैं। जिस अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मानक के साथ आप तुलना करते हैं उसे ही इकाई कहते हैं, उसी को यूनिट कहते हैं। और जब आप तुलना करके उसको नापते हैं तो एक संख्या निर्धारित की जाएगी। जैसे कि आपने इधर रखा उस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, और इधर इनको रखा, फिर आपने तोला कि इसके कितने बैठ गए, इसके इसमें 4 बैठ गए, तो 4 किलोग्राम। प्राइमरी स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। इससे मैच करा करके आप अपने जितने भी ऑर्डर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लेके आओगे। कहाँ से? जो ये स्टैंडर्ड है ओरिजिनल, ये रखा होगा विदेश में कहीं, वहाँ से हर देश के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ से कैलिब्रेट करके लाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। फिर वो अपने देश में रखेंगे, वहाँ से फिर और लोग अपने प्रदेश के लोग लेकर के आएंगे। समझ आ गई? फिर वहाँ से नीचे नीचे तक आएगा 1 किलोग्राम मतलब ये। समझ आ गई बात? ऐसे चलता है। यहाँ तक आते आते थोड़ी विकृति आ जाएगी। 1 किलोग्राम का हो सकता है यहाँ पर 998 ग्राम हो जाए, या 1002 ग्राम हो जाए। ठीक है कि नहीं?
बात समझ आ गई आपको? फिर लिखेंगे जी बेटा, क्या कर लेते हैं? डिजिटल तो प्रोसेस पूरी अलग है, उसको हटाओ। अभी हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इस पर फोकस करो। बेसिक बेसिक चीज़ें जो समझनी है उनको समझो। दूसरा लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बाद लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। हिंदी इंग्लिश मस्ट मिक्स चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? They do not depend on other quantities. मिक्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? They do not depend on other quantities means अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, एक दूसरे पर भी निर्भर नहीं करती, यानी आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ये मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और क्या है? ज्योति। हाँ, ज्योति का नाम आते ही कुछ लोगों के चेहरे प्रसन्नता से भर गए हैं। बहुत ही कॉमन नाम है ज्योति, पूजा है, वेरी कॉमन है पूजा एंड ज्योति। ज्योति तीव्रता, और हम इंग्लिश में लिखवाएंगे इनको लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, luminous intensity, luminous LUMINOUS, luminous intensity, ज्योति तीव्रता, luminous intensity, ज्योति तीव्रता, ठीक बात है बेटा। आगे चलें, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये तो सबको पता रहता है। इसके अलावा लिखेंगे 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। कॉम्प्लीमेंट्री को क्या कहेंगे हिंदी में? सहायक, क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री है संपूरक, संपूरक, बहुत बढ़िया, शाबाश, संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 पैरा लिखेंगे प्लेन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, so the plane angle theta is defined as
एस अपॉन आर, चाप बटे त्रिज्या, आर अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, आर अपॉन रेडियस, प्लेन एंगल थीटा। और दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सॉलिड एंगल। ये जब हम पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता एक्सेट्रा वह काम आएगा। Then we define solid angle. There is the area. एरिया इसमें ये प्लेन है, आर के केवल डिस्टेंस है, इसमें एरिया देखेंगे। सो दिस इज ए सॉलिड सरफेस। अब मैं मानना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो सरफेस का ये वाला एरिया है अपना, ये क्या एंगल बना रहा है। तो अगर ये केवल मैं सरफेस लूँ, ये तो केवल सरफेस एरिया आ रहा है, तो इस सरफेस का तो बनेगा प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसमें अंदर तक ये भरा हुआ हो, मान लो ये पूरी गेंद होती, सपोज ये पूरी गेंद होती और गेंद, या आप ले लीजिए एक सेब, और सेब का काटिए एक पीस, ठीक। ऊपर से लीजिए चौड़ा और अंदर से थोड़ा कम चौड़ा, तो बढ़िया सा पीस कटेगा तरबूज का। कैसा कट जाएगा तरबूज का पीस? ऐसा कट जाएगा। तो वो तरबूज का पीस सेंटर पे मान लीजिए उस क्षेत्रफल का क्या एरिया, क्या एंगल बना रहा है, वो क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। और मान लीजिए केवल एक वृत्त हो तो उसकी पार्टिकुलर एक चाप क्या एंगल बना रही है, वो कहलाएगा प्लेन एंगल। समझ में आ गई बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, ये तरबूज का एक पीस काट करके आपको बढ़िया सा मीठा सा दिखाने की कोशिश करी है। तो ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होता है। तो अब लिखेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट या सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियाँ।
सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। मैं कुछ बताऊंगा नहीं ज़्यादा, आप समझते जाएं इसको। मात्रक पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसमें आगे लिखेंगे मैं इसके पेज जा रहा हूँ। तो मुझे पिछले साल पढ़ाने का अनुभव है कि हो नहीं पाया था इसलिए बस कुछ इस लड़के को पता है 15-20 क्लास में हम जो है क्या कहते हैं शायद 7वें 8वें चैप्टर तक ही पहुँच पाए थे। सुना रही बात, इसलिए गति से जा के जरूरी चीज़ें हमको कवर करते जाना है। इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं आपके एनडीए में, गहराई नहीं चाहिए, सब कुछ एक बार अच्छे से जानकारी में चाहिए। बेसिक, हाँ समझ आ गया, तो कठिन प्रश्न नहीं आते। मैं वो कराऊंगा नहीं, मैंने पिछली बार में गलती कर दी, मैं कठिन प्रश्न नहीं कराऊंगा, पता सब हो हल्का हल्का, ठीक है। ये तो कठिन प्रश्न नहीं पूछता है ये, इसमें आपके एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न भी नहीं आते, 12वीं 11वीं लेवल के, बहुत सिंपल पूछता है, ठीक है, पता सब होगा। चले आगे, चौथा लिखेंगे इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, MKS का ही संशोधित रूप है, MKS का ही संशोधित है। अब इसमें 7 बेसिक क्वांटिटी जो थी वो हम उसको लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ लिख रहा हूँ उसकी यूनिट, यहाँ लिख रहा हूँ उसका सिंबल, और यहाँ लिख रहा हूँ उसका बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन। जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे हम। ये एसआई के अंदर है, ठीक है बेटा, बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो पहली राशि कौन सी थी बेटा, लेंथ, यूनिट इज मीटर, डिनोटेड बाय सिंबल m। इसको डिफाइन किया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसके आधार पर डिफाइन की गई है लाइट लंबाई की दूरी, जैसे 3 लाख किलोमीटर 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकंड की
रफ्तार से लाइट चलती है 1 सेकंड में, तो 1 डिवाइड बाई इतने से कितना चलेगी, वो उसकी दूरी आ जाएगी, सेकंड में कितना चलेगी, ठीक है ना। तो उसके आधार पर इसे पूछ केवल कितना सकता है कि लंबाई की जो इकाई है मीटर, किसके आधार पर डिफाइन की गई है अभी तक, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति के आधार पर, निर्वात में प्रकाश की गति के आधार पर। बहुत बढ़िया। नंबर 2, द्रव्यमान, यूनिट किलोग्राम, डिनोटेड बाय केजी। पहले ये प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर था, ये मिश्र धातु है, इसके आधार पर डिफाइन था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये मानक चेंज हो गया है 2019 में, अब ये 2019 में मानक चेंज हो गया है। अब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स पर डिफाइन किया जा रहा है, किस पर, उसको बोलते हैं किबले बैलेंस, ठीक। तो ये पूछ सकता है किबले बैलेंस, इलेक्ट्रो मैकेनिकल फोर्स, इस पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स पर, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पर आधारित थी द्रव्यमान की परिभाषा। द्रव्यमान की परिभाषा पहले गुरुत्वाकर्षण की बल पर आधारित थी, लेकिन अब विद्युत यांत्रिकी के बल पर आधारित हो गई है, जिसे किबले बैलेंस कहते हैं। किबले बैलेंस इसमें क्या है, कैसे है, नहीं समझाऊंगा, ठीक है, डोंट हैव सो मच टाइम, इतना ही पूछेगा बस कि द्रव्यमान के जो इकाई है किलोग्राम, या पूछ सकता है किबले बैलेंस किससे संबंधित है, तो एक किलोग्राम की परिभाषा से संबंधित है, बस। तीसरा समय, तीसरा क्या है, समय। थर्ड वन इज समय, दैट इज टाइम। यूनिट इज सेकंड, डिनोटेड बाय एस। परिभाषा है सीजियम 33, ये एक पदार्थ है सीजियम 33, जो कि एक एटॉमिक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। उसके रेडियो विकिरण यानी कि रेडिएशंस के आधार पर समय की परिभाषा की गई है। सीजियम 33 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। उसके रेडियो विकिरण के आधार पर समय की परिभाषा, सेकंड की परिभाषा तय की गई है। तापमान, यूनिट इज केल्विन, डिनोटेड बाय के। जल के त्रिबिंदु या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के आधार पर एब्सोल्यूट जीरो -273.16 डिग्री केल्विन होता है। जब मैं आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तब स्पष्ट हो जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो तापमान की परिभाषा की गई है केल्विन की, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से की गई है, यानी पानी का वह बिंदु जहाँ पर ये पता नहीं चलता ये बर्फ है, ये
वाष्प है कि ये जल है। तीनों अवस्थाओं में से वो हल्का भी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ किसी भी अवस्था में जा सकता है। हाईली अनस्टेबल स्टेट, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। वह जल, ठोस और गैस तीनों ही अवस्थाओं में बड़े ही अनइक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड इट कैन चेंज its state in any of the, that is called the triple point of the water। ठीक है बेटा, इसके आधार पर क्या डिफाइन किया गया है? टेम्परेचर की यूनिट को डिफाइन किया गया है। फिर आ जाती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या विद्युत धारा। विद्युत धारा ले लेते हैं, आप जैसा कहो वैसा मान लेंगे। तो पंचम पर आ जाएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा की यूनिट है एम्पियर। एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यह विद्युत चुंबकीय बल पर, विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर परिभाषित की गई है। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके आधार पर डिफाइन की गई है? विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा तय की गई है। वैज्ञानिक थे एम्पियर, उनके सम्मान में ये यूनिट दी गई है। केल्विन भी वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये यूनिट दी गई। फिर हम चलते हैं छठे में, ज्योति तीव्रता। ये मैं पीछे लिखा चुका हूँ अंग्रेजी इसकी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट है कैंडेला, डिनोटेड बाय CD, कैंडेला। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसके आधार पर डिफाइन किया गया है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके आधार पर क्या डिफाइन किया गया है बच्चों? ज्योति तीव्रता की जो यूनिट है उसको परिभाषित किया गया है। इनके सिद्धांत पूछ सकता है, क्योंकि 7 बेसिक यूनिट है फिजिक्स की, तो किन सिद्धांतों पर इनकी इकाइयां परिभाषित की गई हैं यह पूछा जा सकता है। कुछ ज़्यादा तो है नहीं, 100-150 होती तो शायद ना पूछता, 7 है केवल। और ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ये मत सोचना कि ये नाम लिख दिए हैं ऐसे ही। जब अब फिजिक्स आएगी आगे आगे तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल भी पढ़ाया जाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी पढ़ाया जाएगा, ये रेडियो विकिरण भी पढ़ाए जाएंगे, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योति तीव्रता। अब क्या रह गया? क्वांटिटी ऑफ दिस रेस्टांस। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान मत समझ लेना। ये पदार्थ जो बना हुआ है, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, उस मटेरियल की खासियत होगी कि इसके किसी एक द्रव्यमान में कितने अणु होंगे या कितने परमाणु होंगे। वो है पदार्थ की मात्रा, जो आवागाद्रो संख्या से तय होती है। सभी विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आवागाद्रो संख्या पड़ी होगी 6.023 वह पदार्थ की मात्रा होती है, द्रव्यमान नहीं है। समझ आ गई? तो पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट होती है मोल। यह कार्बन के एक विशेष द्रव्यमान पर आधारित है। कार्बन के एक विशेष द्रव्यमान पर आधारित है। इसके आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। अब जो हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी,
सप्लीमेंट्री यूनिट में पहली थी प्लेन एंगल, उसकी यूनिट है रेडियन। प्लेन एंगल इसकी यूनिट है रेडियन, डिनोटेड बाय RAD। और दूसरा पढ़ा था हमने सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट है स्टेरेडियन और इसकी यूनिट है यहाँ तक बात सबको सुनना रही है? कोई डाउट? हम लिखेंगे विमाइन डायमेंशंस। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स नहीं लिखा है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं लिखा है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज DERIVED, डिराइव्ड DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये राशियां मूल, ये राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। ये राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। These quantities are derived from fundamental quantities. जैसे वेग, त्वरण इत्यादि। वो तो अनंत है, फिर इनका तो कोई लिमिट ही नहीं। फंडामेंटल तो 7 है, इनका तो फिर कोई लिमिट नहीं। मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, जैसे वेग, त्वरण, अनेकों। तो फिर लिखने को आपकी इत्यादि डाल दो, ऐसा कहा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देयर आर मेनी, ठीक है, एक्सेट्रा कर दो आगे। लिखेंगे आप डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, राशि की विमाएं, हिंदी में लिखेंगे राशि की विमाएं, अंग्रेजी में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी। लिखें इसमें द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, राशि की विमाएं, वे, पहले हिंदी में लिखा देता हूं, राशि की विमाएं वे खाते हैं, वे खाते हैं, घाते हैं, हाँ घाते हैं, ठीक है, घाते हैं, घातांक, वे घातांक लिख दो, घातांक लिख दो, घातांक हैं, घातांक के पावर्स हैं, घातांक हैं जो मूल राशियों पर इकाई को प्रदर्शित करने के लिए निरूपित होती हैं, इकाई को प्रदर्शित करने के लिए निरूपित होती हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी में भी उतना ही शुद्ध बोल सकता हूँ और हिंदी में भी और संस्कृत में भी। हाँ, है संस्कृत में भी।
राश्याः इमाः ते घाताङ्काः सन्ति ये राश्यो उपरि निदर्शनानि सन्ति निरूपतस्य हेतवे। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने संस्कृत से IAS की परीक्षा दी है, संस्कृत और दर्शन शास्त्र। डायमेंशन हिंदी में हो गया, निरूपित होती है, तब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच the fundamental quantities are raised to represent the unit. The powers to which the fundamental quantities are raised to represent the unit. To represent the unit. समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी विमाएं लिख लें टू रिप्रेजेंट द यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी की विमाएं लिखें, यहाँ राशि लिखें और यहाँ विमा लिखें। अंग्रेजी में मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लें क्वांटिटी और यहाँ लिखें डायमेंशन, लेंथ। इसको हमेशा ऐसे बंद किया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। कोष्टक में बड़े वाले। लेंथ के बाद आएगा मास, यहाँ कंफ्यूज ना करें, कैपिटल एम मास के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ केजी नहीं लिखा जाएगा, विमान में एम लिखा जाएगा। उसके बाद है समय, दैट इज टाइम, यहाँ पर टी, ठीक। और यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर यह यूनिट से आ रहा है, ठीक है। फिर है टेम्परेचर, यहाँ पर ए आ गया, ये यूनिट से लिया है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोड, ये भी ब्रैकेट में बंद करेंगे बेटा। और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, कैपिटल वाले में सीधे। सीधी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके अलावा कुछ पावर्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, हमेशा काम आएंगी आगे तक। मैं लिख रहा हूँ, पेन की कुछ पावर्स हैं जो याद होनी चाहिए, उनके सिंबल और उनको बोलते हैं बेटा। ये SI प्रीफिक्सेस हैं पावर्स के। मैं देखूंगा कितने आपको बता दूँ। SI prefixes of power of 10, SI prefixes of power of 10, दस की घातों के SI प्रीफिक्स, टेन, ठीक है। इधर ऊपर वाले लिखते हैं, ये बिल्कुल नीचे अलग लिखेंगे। इधर मैं लिखा है
10 की घात -1 से लेके फिर जाएंगे -18 तक। ठीक है बेटा, तो 10 की घात 18 को बोलते हैं हेक्सा, डिनोटेड बाय ई। इसको बोलते हैं पेटा, डिनोटेड बाय पी। इसको बोलते हैं टेरा, डिनोटेड बाय टी। इसको बोलते हैं गीगा, डिनोटेड बाय जी। इसको बोलते हैं मेगा, डिनोटेड बाय एम। इसको बोलते हैं किलो, डिनोटेड बाय के। और इसको बोलते हैं डेटा, डिनोटेड बाय डी है, मेगा के बाद किलो। दिस इज कॉल्ड डेटा, डिनोटेड बाय डी। 10 की घात 2 भी लिया है इसने, 10 की घात 2 को बोलते हैं हेक्टा। यहाँ 2 ले लेता हूँ है। बेटा EPTGNAHD, ये हो गया पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेटा, हेक्सा, 10 की पावर 18। ठीक, इससे ऊपर जाएंगे, इधर आएगा 10 की पावर -1 डेसी सेंटी मिली। इसको डेसी लिखता है, स्मॉल डी लिखा है, CM, ये ठीक है। ये डेटा को DA लिख रहा है भाई, है DA। और ये स्मॉल डी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल m, ये कैपिटल M है। डेसी सेंटी मिली, ये है माइक्रो। कई जगह आपको नोटेशन ये मिलेगा, ठीक, नैनो। कई जगह आपको नोटेशन केवल n मिलेगा, ठीक। इसी में मैं बता देता हूं आपको, कई बार ये आ जाता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और एक के ऊपर 0 ऐसे मिलेगा, ठीक है। 10 की पावर -12 पीको। पीको ये जनरली आपको कैपेसिटर जब पढ़ते होगे तब आता होगा, क्योंकि इसी रेंज में होते हैं जनरली। पिको फैरड। 10 की पावर -15 फेम्टो। फेम्टो फर्मी आ रहा है ना, फेम्टो। 10 की पावर -15, इसी को फर्मी बोलते होंगे बेटा। ये तो पिको है, उल्टा लग गया है बेटा, एक इधर जाएंगे उसको, ये है पिको, ठीक है। और ये है आपका फेम्टो या फर्मी, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। और ये है एक्टो।
बात सच है यहाँ तक कि असत्य है ये? एटो, ATTO। एक बार आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम। द बोर्ड इज हियर। आफ्टर 2 minutes I will erase from here and I will request you to close your notebooks and then I will ask you. So just give an attention here, memorize it. Memorize करो, 2-3 मिनट में आपको दिए। देखें कौन है जो इसको 2 मिनट में अपने दिमाग में एकदम छाप लेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये मिटा दिया गया है और आप ये कॉपियां बंद कर देंगे। इससे पूछा जाएगा वो बताएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बताओ बेटा, 10 की पावर 9। हाँ 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 बताओ। याद नहीं किया, बहुत नैनो, बहुत बढ़िया। 10 की पावर 9 मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मेरे शिकार को छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से आया शब्द नैनो। तो ये सही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप बताओ सही। गीगा, गीगा इज करेक्ट। Giga is correct word. Short form capital G. 10 की पावर -15। आप बताओ बेटा। फेम्टो, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 की पावर -18। ATTO 10 की पावर 18। ना 18 बोला, -18 बोल रहा हूँ। एक्सा, बहुत बढ़िया। 10 की पावर -10। हाँ, एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया। 10 की पावर -6।
म्यू म्याऊ माइक्रो बहुत बढ़िया लास्ट एंड दैट इज 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 1 है 10 की पावर 1 बहुत बढ़िया शाबाश बहुत सुंदर आगे चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वांटिटीज की हम रिमाइंड निकालेंगे ठीक है कुछ महत्वपूर्ण क्वांटिटीज की रिमाइंड निकालेंगे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज डायमेंशंस ऑफ सम हेडलाइन डालेंगे डायमेंशंस कुछ महत्वपूर्ण राशियों की रिमाइंड कुछ महत्वपूर्ण राशियों की रिमाइंड कुछ महत्वपूर्ण राशियों की रिमाइंड डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज देखिए यहाँ चार और वेग को एक साथ लिख रहा हूँ ये एक नहीं है अभी हम पढ़ाएंगे आपको अदिश और सदिश राशियां यह एक नहीं है दूरी या विस्थापन बटे समय तो इसकी क्या हो जाएगी m अपॉन टी और टी पर चल जाएगा पावर -1 सही लिख दिया है गलत है कितने लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही लिख दिया है हाथ उठा लीजिए एक कितने लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत लिख दिया हाथ उठाएंगे गलत वाले और कितने लोग कह रहे हैं ज्यादा बता रही है ये बिल्कुल गलत लिख दिया गया भाई लोगों देखिए मेरी बात सुनिए कुछ गलतियां मैं जानबूझकर करता हूं टू चेक योर अटेंटिवनेस इन द क्लास कुछ गलतियां मुझसे हो जाती हैं ठीक तो आपने अटेंटिव दोनों परिस्थितियों में रहना है कुछ तो गलतियां मुझसे लिखते में हो जाती हैं वास्तव में लेकिन कुछ गलतियां मैं जानकर करता हूं कि देखने के लिए कि आप सोते हुए बस वहाँ से ऐसे ऐसे करके कॉपी करते जा रहे हैं या आप अटेंटिवली क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा ध्यान रखें यदि मुझसे गलती जान करके हुई है ये देखने के लिए कि आप अटेंटिव हैं क्लास में तो बहुत करने डांट पाओगे और अगर मुझसे वास्तव में गलती हो गई है और आपने नहीं पकड़ी तो आपका नुकसान दोनों परिस्थितियों का नुकसान आगे लिखेंगे त्वरण क्या लिखेंगे त्वरण अंग्रेजी में लिखेंगे एक्सेलरेशन वेग बटे अभी से आप स्वयं निकालिए तो वेग की डायरेक्ट लिख दो और नीचे टाइम लिख दो तो क्या होगी ठीक है अब मैं केवल और केवल सूत्र लिख दूंगा आपको निकालनी है दिमाग ठीक तो तीसरा है फोर्स बल मास इनटू एक्सेलरेशन द्रव्यमान गुणा त्वरण तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का पहले से ही पता है केवल m का गुणा हो जाएगा कोई समस्या की बात है ही नहीं कहीं आसान है सत्य बात है बेटा सत्य बात है ये यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है चौथा कार्य बल गुणा दूरी फोर्स वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस व्हाटएवर यू वांट टू से क्या हो जाएगी
दिमाग क्या हो जाएगी? तो ये फोर्स की पता है, इसमें एक डिस्टेंस का गुणा होगा यानी एल का गुणा हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, टॉर्क भी वही होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसमें डॉट हो जाता है, इसमें क्रॉस होता है, ये पढ़ाऊंगा डॉट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूनिट्स वगैरह सब बताऊंगा बेटा आगे। अगर वैसे लिखेंगे तो प्रोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। हाँ, एम के एस में आ गई, वैसे यूनिट अलग आ जाएंगी। एसआई में इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, इसकी न्यूटन। ठीक, वो कन्वर्जन भी बताऊंगा कैसे होता है। पावर है, 5वें नंबर पे क्या है? टॉर्क, बलाघूर्ण, शक्ति, वर्क टाइम्स। निकाला सभी इसको। ठीक है, जो बात की है उसका टाइम का हो जाएगा। ठीक है, t-3। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स को क्या कहेंगे? आवेग। फोर्स इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम से एक घात कम हो जाएगी, mlt-1 हो जाएगी। ठीक, mlt-1 उधर जाता हूँ। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये तो उसका हो जाएगा इम्पल्स का। दिस इज ऑफ इम्पल्स। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द्वारा कौन टाइम पीरियड, that is 1 upon p, that is p की पावर -1। बहुत बढ़िया। अरे यार, एक एक चीज इतना तो बिल्कुल प्योर हिंदी कैसे चलेगा बेटा? एनडीए का एग्जाम है। आवृत्ति इतना तो आपको पता होना चाहिए। 9 चार्ज, आवेश। तो करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगी? विद्युत धारा समय, दैट इज करंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा A इंटू T। ठीक बेटा। फिर है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज W अपॉन Q। तो वर्क की पता है, मुझसे देखो क्या है? mn स्क्वायर p माइनस 2 डिवाइड बाई AP, दैट इज m l स्क्वायर p माइनस q A इनवर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी डाउट? फिर है ऊर्जा।
ऊर्जा वर्क ही होती है, कैसे भी ले लो आप, इसकी कार्य ही होती है। ठीक है, ऊर्जा कार्य ही होती है। वैसे चाहो तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो आप, v का रख दो, वेलोसिटी का m का रख दो, तो वही आ जाएगा। v का क्या था, l t माइनस 1, l स्क्वायर टी टू माइनस 2 m पे आ जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2 आ जाएगा। एनर्जी एंड वर्क आर सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊर्जा और कार्य की कुछ कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। The capacity to work is energy। अब देखेंगे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ये हम पढ़ाएंगे आपको आधुनिक भौतिकी में। E is equal to h mu, या mu is frequency, वहां पर डिनोशन इसका mu से होता है, f भी लिख सकते हैं, वैसे वन नोटेशन इसका होता है mu से, h into mu। E is energy, h is Planck constant। ये मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला है, ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन, बहुत सही बात है, h is Planck constant। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन या फोटोन जाता है तो ऊर्जा का विकिरण करेगा, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक। जहाँ पर ये प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट की अगर विमा निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, H अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो E की पता है और फ्रीक्वेंसी की पता है, तो क्या आ जाएगी, और ये अभी किसकी ओर आई थी ऐसी एक और ml स्क्वायर t माइनस 1, इम्पल्स की आई थी, नहीं इम्पल्स की आई थी, किसकी आई थी, नहीं आई, किसी की नहीं आई ml स्क्वायर नहीं था उसमें, स्क्वायर था उसमें, ml स्क्वायर कहाँ था उसमें, ml स्क्वायर नहीं था, ml था। उसके बाद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका फॉर्मूला निकलेगा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर से, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन k, टेम्परेचर का k होता है, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 k इनवर्स, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला में दे रहा हूं, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जल्दी से निकालें इसका विमा, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग ऑफ द टुडेज चैप्टर। m-1 L3 T-2 देखते हैं ना, मैं निकालूंगा आपके साथ ही, सही गलत क्या। तो F की पता है सबको, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो G की क्या हो जाएगी, G हो जाएगा फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो G की विमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर -2, ये आ जाएगा विमा किसका, गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक का। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, कल आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लास अच्छी लगी?